दी अवेकनिंग रूम के एपिसोड 2 में आज हम लोग जिस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही विचित्र प्रकार के प्राणी हैं और मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक मूवी का एक कॉमेडी कैरेक्टर बनाया जा सकता है बहुत अच्छे से। और आप लोगों ने सही पहचाना, उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था। मेरा ये कहना है क्यों आप मस्जिदें गिरा करके भगवा पहन के वोट मांगना बहुत आसान है और दिनेश जी बैठ के आपको माला भैया हम क्या बोले क्या खाड़ोगे आ जाओ क्या खाड़ोगे आ जाओ आपका इस्लाम को बंदा मैं सफल नहीं होने दूंगा। तुमको पता है करण वर्मा जी का एक पॉडकास्ट था, उसमें ये आए थे अपने विवेक श्रीवास्तव जी। तो करण ने उनके इंट्रोडक्शन में एक लाइन यूज करी कि वो एक खोज है। तो तुम्हारा क्या कहना है इस पे? नहीं तो खोज तो ही है ना ऑलरेडी वो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कंट्रोवर्सी करना इनका करियर है, ठीक है। हाँ, लोगों को मतलब भ्रमित करना, डिस्कम्फर्ट फैलाना, ये बहुत पैशनेटली करते हैं, समझ रहे हो। हाँ, मतलब उन्हें हाँ कहा भी था इस पॉडकास्ट में कि उनको नाक में दम करना बहुत अच्छा लगता है हाँ लोगों हाँ, की। तो वो नाक में दम ही करते हैं भाई। क्योंकि एक चीज और सोचो ना कि ये जो लॉजिक की बात करते हैं, ये इनकी बातें सुनोगे ना, एक भी लॉजिक समझ में नहीं आएगा। मतलब इनकी बातें सुन के तुम्हें ये लगेगा कि ये जो लॉजिक की बात करते हैं ना, तो जैसे जो लॉजिक का वर्ड होता है ना, तो उसमें से एलो जो है लॉ, वो इनके दिमाग में फंस जाता है और जिग बाहर निकल के आता है बाकी बातों के साथ। तो ये जो बातें हो जाती है ना, वो जिग जैग हो जाती है। इनकी वन में जब भी बात सुनता हूँ ना, तो मुझे कई बार मैं खुद हैरान भी हो जाता हूँ कि ये सच में ये खुद भी सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। मतलब ये, अब जैसे इनको देखो तो ये सीपीआई के लीडर हैं, लेकिन इनका जो मेन काम जो रहता है वो ये रहता है कि भाई राष्ट्रवाद पे कोई बात हो रही है तो उसका विरोध कैसे कर दें, या कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कुछ इनोवेशन या प्रोग्रेस की बात हो रही है तो उसके ऊपर मतलब वो एक रिपीटेड स्क्रिप्ट रिपीट करते ही जा रहे हैं कि ये तो मुझे बोलना ही है, ये तो मुझे करना ही है। ये डिबेट करने जाते हैं क्या न्यूज में? देखा है तुमने? डिबेट करते देखा, क्या देखा हाँ, तुमने? डिबेट में ही दिखते हैं वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा। नहीं, डिबेट में दिखते, लेकिन क्या डिबेट करते दिखते हैं ये? डिबेट तो नहीं करते हाँ, दिखते, ये ज्यादातर प्रोटेस्ट करते दिखते हैं। चीखते चिल्लाते ज्यादा। चीखना चिल्लाना, हाँ। समझ रहे हो। लीडर बनने की कोशिश करते हैं, सीपीआई के लीडर होंगे, लेकिन इनके अंदर लीडर जैसी, देखो भाई, मुझे तो कोई क्वालिटी समझ में नहीं आती। और मैं तो कहता हूँ चलो एक काम करते हैं, एक एक करके इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इनके मैंने टॉप है ना ऐसे स्टेटमेंट सुने जिनको सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। एक जो मेरा सबसे फेवरेट है ये वाला, कि ये कैपिटलिज्म से बहुत नफरत करते हैं। ये कैपिटलिज्म से आईफोन चला रहे होंगे शायद, या अच्छे फोन को स्मार्टफोन तो चला रहे होंगे, लेकिन सबसे मेन टॉपिक जो उनका रहता है कि कैपिटलिज्म के एकदम खिलाफ बोलना है। ये चमकते हुए शॉपिंग मॉल भारत नहीं है जिसमें आपका विश्वास है। बड़ी गाड़ियां, चमकते ऑफिस, एयर कंडीशन मॉल्स, दिस इज नॉट इंडिया। तो कैपिटलिज्म के खिलाफ बोल बोल के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इनका दिमाग ऐसा सेट हो गया कि कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो देखेंगे नहीं। बस कैपिटलिज्म सुना या देखा या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक उठा तो उसका विरोध कर दो। अब जैसे एक कहने की बात है कि आजकल एक मुझे लगता है कि ट्रेंड भी चल गया है कि जैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जितने भी लोग हैं वो कैपिटलिज्म के खिलाफ ही बोल रहे हैं आज की डेट में, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं है उनके पास। वो सिर्फ विरोध करने के लिए अभी तो आगे आ गए कि भाई विरोध तो कर दो, लेकिन आगे क्या करना है ये ना ये बात कर रहे हैं, ना इनके फॉलोअर्स बात कर रहे हैं, ना ही जो जितने भी लोग इनकी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भाई इनके हाथ में आईफोन देखे होगे, ना छोड़ दो ना, दे दो अपना आईफोन किसी और को। एसी की क्यों चिंता करते हो? क्यों स्टूडियो में आके, वो एंकर बोल रहे थे कि सबसे पहले ये स्टूडियो में एंटर होके बोलते हैं कि एसी चालू है क्या? क्यों एसी चलवा रहे हो भाई? हैं? और दूसरी चीज, एक चीज और है, फिर चलना एसयूवी में है। सब चीज तो आपको वही करना है, लेकिन बोलना यहाँ पे है कि सब चीज को नॉर्मलाइज कर दो। और एक चीज और है, तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, तो ये जो माइक है जिसमें ये गला फाड़ फाड़ के अपना आधा अधूरा नॉलेज देते हैं, ये होता क्या? नहीं होता ना। सही बात। और साथ में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो क्या ये होता? फेसबुक, ट्विटर, जहाँ ये पोस्ट डाल देते हैं अपने फालतू के। हाँ, वहाँ पे मतलब जहाँ पे अपन को अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है, जिनको वो वहाँ पे उन्हीं कैपिटलिस्ट लोगों के प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, लेकिन विरोध करते टाइम ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करना है, विरोध तो अब लोगों को दिखाने को करना है ना, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए करना है, क्योंकि भाई लीडर हैं आखिर ये सीपीआई के। लेकिन ये भी तो सोचो कि फिर अमल भी तो करो। सच्चा लीडर वही होता है जिसकी बात पे और कर्मों पे फर्क ना हो, लेकिन इनके दोनों जगह फर्क दिखता है। तो उन्होंने इस पॉडकास्ट में ये भी बोला कि मैं एसी के भी खिलाफ हूँ। जिस पॉडकास्ट स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, वहां सबसे पहले विवेक जी ने अंदर घुसते ही कहा एसी ऑन करो भाई। क्योंकि जिस गाड़ी में आए, एसी में आए, इन्होंने धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ, ब्रांडेड। आपका मोबाइल कहां है? जरा मोबाइल तो दिखा दीजिए, पब्लिक को मोबाइल दिखा दीजिए ना। कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? मैं बड़ा सस्ता मोबाइल सेकंड हैंड टूटा हुआ ये सस्ता हुआ कुछ ये देखो, ये फटा हुआ भी है, ये देखो फटा हुआ कुछ नहीं फटा हुआ ठीक है। है। और खुद एसी चलाने की बात कर रहे थे। और क्या? लेकिन अब देखो उनके घर में भी एसी होगा मेरे हिसाब से, तो कार में भी होगा जिस कार से आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं वैसे कैब बुक करके आऊँ, चलो कैब भी जो नहीं तो बुक कैब करी। भी क्यों बुक कर रहे हैं? हाँ। मत करो ना, ये तो आज की चीजें हैं ना। हाँ, पैदल आओ, क्योंकि इनका कहना है सबको एक बराबर ले आओ। तो भाई हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे कैब भी बुक नहीं कर पा रहे, पैदल आ जाओ। वो उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं उनके पास, वो बस
विरोध कर रहे हैं कि भाई एसी भी बंद कर दो, ये सब पहनना बंद कर दो, कपड़े भी पहनना बंद कर दो, ऐसे खादी कपड़े पहनो, सब एक जैसे रहो, ऐसा उनका सोचना है। इनका पता क्या कहना है कि हम सोशलिज्म वाले हैं, सब एक बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन अगर बात स्पॉन्सरशिप में आ जाएगी तो फिर क्या बोलेंगे कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए एप्पल की, मुझे चाहिए अमेजोन की, यही बोलेंगे ना। और दूसरी चीज़ ये भी तो है कि अगर भाई कैपिटलिज्म के खिलाफ हो तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो खुद सुविधाएं लेते हो ना वो पहले बंद करो भाई, वो बंद करो। ये सुविधाएं यूएसएसआर ने थोड़ी बनाई है, ये कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन नहीं बनाई है सब सारी सुविधाएं जो आप यूज कर रहे हो। और क्या? अच्छा चलो इनका दूसरा वाला एक बहुत अच्छा मुझे जो वो भी बहुत फेवरेट है मेरा। उसका दिन और पूरा नहीं कोई होता करते ना, क्या? अदानी अदानी को गाली दिए बिना आप नहीं आप पाते ना। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देते नहीं अपने एम्प्लॉइज को। 5-5 हजार करोड़ की शादियां हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। दिन की इनकी शुरुआत होती है अंबानी अडानी को क्रिटिसाइज करना, उनके काम की निंदा करना, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उनको उनमें सिर्फ खराबी नजर आती है। इन्हें एक बहुत अच्छी चीज भी बोली थी उस पॉडकास्ट में कि अंबानी जी के बेटे की शादी हुई, 5,000 करोड़ की शादी हुई, तो टेंट वाले के बेटे की शादी क्यों नहीं हो सकती 5,000 करोड़ तो की? ये तो यार कोई भी बच्चा भी बता देगा क्यों नहीं हो सकती है। तुम खुद मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकती, चलो मैं तुम्ही से जानना चाहता हूँ। हाँ, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात हो गई कि कैसे नहीं हो सकती। मैं अगर पूरा सिस्टम देखूं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में ग्रेडिंग्स होती है, तो ऐसे तो सब बोल दे कि सारे बच्चों को एक जैसे नंबर दे दो, लेकिन उनमें एक डिफरेंस क्रिएट ही हो रहा है। कारण हर इंसान का काम करने का तरीका, फोकस, कितना वो हार्ड वर्क, डेडिकेशन से रिस्क कर रहा है, लेने का हार्ड वर्क, फैक्टर रिस्क है फैक्टर ना। कितना है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मतलब आप जितना बड़ा आप रिस्क लोगे अपनी लाइफ में या जितनी आप मेहनत करोगे, आपको रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा मिलेगा। ये यूनिवर्सल है, मतलब इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, लोग कर रहे हैं मतलब ये सब नहीं चीजें। एग्जैक्टली अब जैसे ये कहते हैं ना कि बिजनेसमैन को मतलब एक तरह से ले आओ। अच्छा तो तुम एक चीज़ और बताओ मुझे, जैसे अगर मान लो हम मेडिकल फील्ड पे बात करें, ठीक है, अब वहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे ग्रेड ला रहे हैं मेहनत करके, अच्छे सर्जन बन रहे हैं, है ना। अब बोलो कि जो कम मतलब ग्रेड लाए हैं मेडिकल फील्ड में या जो अच्छे सर्जन नहीं है, सबको एक बराबर खड़े कर दो, तो क्या विवेक जी अपने घर वालों का इलाज करा दें, वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे? सबको एक बराबर जिनको खड़ा कर दिया जाएगा कि ये भी उतने ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जितने कि ये दूसरे हैं, सही बात। तब तो फिर टैलेंट देखोगे ना। तब तो फिर ये देखोगे ना कि कौन ने मेहनत किया, कौन अपने करियर में बूम में है, किसके मतलब सक्सेस रेट क्या है। फिर वहाँ क्यों देख रहे हो, एक बराबर में खड़े हो जाओ और चले जाया करो सरकारी अस्पताल में। किसका कितना एक्सपीरियंस है, किसने Exactly. कितनी मेहनत करी है, कहाँ से पास आउट है, इन सबको प्रभाव पड़ता है। और कोई कहाँ से पास आउट हुआ है, कोई हार्वर्ड से पढ़ा है, कोई मेडिकल लाइन के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो नो डाउट कि वो बेस्ट होगा अपने काम में। वहां तक पहुंचने के लिए उसने अपने आप को साबित किया है, अपने काम से साबित किया है। बिजनेस भी ऐसे ही चलते हैं। कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन बड़ा छोटा ये बताया गया है ना शुरू से कि लोग अपने कर्म से बनते हैं। कोई किसी और चीज से बड़ा छोटा नहीं होता, कोई जाति से बड़ा छोटा नहीं होता। लोग कर्म अपने कैसे करते हैं। Correct. कोई अच्छे कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऊपर जा रहा है, वो बड़ा बन रहा है, और वो अपनी मेहनत का खा रहा है सही ना, बात। किसी से लेके थोड़ी ना खा रहा। या किसी के फादर तो उसका मतलब पालन पोषण नहीं कर रहे, सीधी बात ये है। तो भाई मेहनत कोई भी कर रहा हो, और एक प्रकार से प्रकृति ने पूरी खुली छूट दी है सबको, मेहनत करो, रिस्क लो और आगे बढ़ो। और जो नहीं बढ़ पा रहा है वो उसके कर्म है, जो बढ़ पा रहा है वो उसके कर्म है। तो जो चीज जो डिजर्व करता है वो उस चीज का तो मतलब फल तो भुगतेगा ना। ये तो इवन श्री कृष्ण जी ने भी भगवद गीता में कहा ही है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कोई डेडिकेटेड है अपनी चीजों को लेके, तो क्या वो फिर डिजर्व नहीं करता अपने फल भोगने को? नहीं, और एक ये इनका एक ये भी है ना कि अब जैसे जिन बिजनेसमैन को गाली दे रहे हैं, उनके यहाँ काम करने वाले लोग, वो खुद ये मतलब यही तो इकोनॉमी चला रहा है एक तरीके से। आपको ये चीज समझनी होगी कि देश चलता भी पैसों से ही है। और अगर ये पैसे, ये टैक्स पेयर्स हैं, अगर ये टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो किसी भी चीज को करने के पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। अगर लोग नौकरी नहीं करेंगे तो भाई लोग पैसे कैसे खर्च करेंगे? पैसे खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो मतलब बेसिक इकोनॉमी है ये किसी भी कंट्री के लिए। चीज और है ना, तुम जैसे बोल रहे हो जो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक चीज तुम ये बताओ कि अंबानी जी या अडानी जी, कोई भी बिजनेसमैन हो, मैं सिर्फ अभी नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये अंबानी जी का ज्यादा नाम लेते। हम कह रहे जितने भी बिजनेसमैन है, कोई दुश्मन है क्या सबकी? सही बात। इन लोग एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं। और क्या? और कोई भी अगर कंट्री आगे बढ़ती है, जीडीपी में हिस्सा बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर का होता है। बिल्कुल। सीधी बात है, अगर बिजनेस नहीं होंगे तो कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी? और बिजनेस को चलाएगा कौन? बिजनेसमैन। इंडस्ट्रीज लगाएगा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। ये चीजें हमारी जीडीपी में अपना अहम योगदान देती हैं, ये चीज है। अब अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो ये बताओ, आज की डेट में जैसे स्टार्टअप इंडिया बढ़ रहा है, इतनी सारी कंपनियां आज की डेट में यूनिकॉर्न बनती जा रही है, इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और इतने सारे फाउंडर्स आज एक लेविश लाइफ जी रहे हैं। करेक्ट। तो अगर ये बिजनेसमैन नहीं होते तो भैया ये बता भाई प्रतीक कि इनको फंडिंग कौन करता? सही बात। कौन करता? विवेक श्रीवास्तव जी आगे करते फंडिंग। नहीं तो वो फंडिंग क्या करना चाहते हो? वो बोलते हैं ना कि पैसे सबके पास बराबर होने चाहिए, सब काम भी बराबर करें, सब नहीं पैसे तो भी इनने बराबर कर दिया क्या? मतलब जैसे इनके घर में सर्वेंट होंगे या काम करने वाले जो लोग आते होंगे, तो इनने अपनी प्रॉपर्टी बराबर कर दी है या ये अपनी रखे हैं? क्या लगता है नहीं, तुमको? तो वो कह देते कि मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके लिए आवाज उठा रहा ये हूँ। तो दोगली बातें हो गई ना भाई। खड़े मत हो, बराबर कर दो। पहले खुद तो एक मॉडल बना दो, पहले दिखाओ कि मैंने ये मॉडल बना दिया है,
और ये मॉडल एक सक्सेसफुल है। हमेशा बिजनेस में भी यही कहा जाता है फाउंडर्स को कि पहले मॉडल MVP बनाओ अपना, है ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले तुम बना दो भाई, चला के दिखा दो कि हाँ यार ये मैंने चलाया सक्सेसफुल है, फिर बाकी लोग भी चला देंगे। नहीं, और किसी भी चीज़ को सिर्फ ये बोल देना कि इम्प्लीमेंट कर दो या मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आप जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग चल के चांद पे चले जाएं, मैंने मेरे बोलने से नहीं होगा ना कि कोई चांद पे चल के चला जाए। या तो मैं बताऊं कि ऐसा कुछ मैं बना सकता हूँ या ऐसी कोई चीज़ करी जा सकती है जिससे चांद पे चल के जाया जा सकता है, तो फिर कोई आदमी सुनेगा भी, मुझे कोई सीरियसली लेगा। यहाँ पे बस ये चल रहा है कि ऐसा कर दो, कैसे करेंगे वो मुझे भी नहीं पता, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, वो चल रहा है। और क्या। चलो इनके ना थर्ड स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। क्या है? ये है कम्युनिस्ट, और ये कम्युनिज्म चाहते हैं पूरे देश में। इनको लगता है कम्युनिज्म पे चलेंगे तो देश प्रगति करेगा। और चाइना एक है ना, मतलब एक कम्युनिज्म के मॉडल पे चलता है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना एक सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। तो ये कहते हैं मैं चाइना को किसी बात पे कंडेम नहीं करूंगा, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा। शी जिनपिंग वहां का नेता है, उसकी गाड़ी का काफिले में कितनी गाड़ियां हैं पता है आपको? भैया he is heading the country, वो एक प्रोटोकॉल है। कितनी गाड़ियां हैं? उसके अलावा 99% लोग कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर एक जैसा रहते हैं, एक जैसा लाइफस्टाइल है। कितनी गाड़ियां हैं? दैट इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जरूरत के those cars are not private property। ठीक है, अब गलत की बात अगर चाइना की करें तो ये यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं उनमें बहुत फेमस टॉपिक है ये, बहुत यहाँ पे जो ये बहुत सपोर्ट करते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत इनको चिंता होती है कि इस देश में उनके लिए अच्छा माहौल नहीं है और वो खतरे में है, वो भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो खुश नहीं रह पाते हैं। अच्छा, तो मतलब भारत में खतरे में है, भारत में खतरे में, इनको अच्छा। बहुत बहुत बुरा तो लगता है। चाइना में उसका- सेफ है। और वही यहाँ पे सबसे कॉमेडी बात यही है कि चाइना में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई मतलब कोई रूल नहीं है, वो अपनी रिलीजियस ना, मतलब अपने रिलीजियस प्रोसेस फॉलो नहीं कर बहुत सकते। रोक टोक है वहाँ ये वहाँ चीज़ें। आप टोपी नहीं पहन सकते, वहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते पब्लिक प्लेस पे, आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो ये वो नहीं बोलेंगे क्लियर। लेकिन हाँ ये है कि बाकी वो बोल देंगे मैं चाइना को कंडेम नहीं करता। तो क्या कारण क्या हो सकता है, चाइना को कंडेम क्यों नहीं करते? चाइना से जब इनको इतना प्रेम है और चाइना में सब लोग सेफ हैं और चाइना से हमें सीखना चाहिए, तो उन्होंने कभी इसके बारे में बात की? वहाँ पे जो उइघुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उस पे नहीं कुछ करते। स्टेटमेंट दिया उन्होंने? नहीं करते, वो नहीं करेंगे, उस टॉपिक वो बाउंस कर जाते हैं वो। अच्छा, आप वहाँ पे उइघुर मुस्लिम की बात कर रहे हो, और उनकी एक डिबेट में बहुत अच्छा उन्होंने एक जगह लाइन भी बोली थी कि मोदी जी टोपी भी नहीं पहनते। मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी। तो वो यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री एक कम्युनिटी की टोपी पहन के साबित करें कि उस कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं, और जिस चाइना के वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, चाहते हैं उसके जैसे मॉडल यहाँ पे आ जाए। वहीं पे क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, उस पर वो बिल्कुल भी मतलब एकदम से स्किप कर जाएंगे, वो बात ही नहीं करेंगे, वो दूसरी बात करेंगे, वो ये सब बताने लग जाते हैं। ये चीज़ तो देखी है। अच्छा, एक चीज़ और देखी है तुमने इनके अंदर कि जब कोई वेस्टर्न कंट्री कुछ करती है ना तो ये तुरंत आउटरेज में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब चाइना जैसी कम्युनिस्ट पार्टी कुछ करती है तो इनकी आंख बंद हो जाएगी, इनकी जुबान बंद हो जाएगी, समझ रहे, कान बंद हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता एक मोड दबा दिए, साइलेंट मोड में चले गए विवेक जी। हाँ, ये चीज़ समझ में आती है। वो फॉलो करना है ना उनको, मॉडल वही तो अप्लाई करना है। अब उसी का विरोध करेंगे तो उनको फिर जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई मैं फॉलो तो वहीं का करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ की गलत चीज़ों को सपोर्ट कर दूंगा, तो फिर वो हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो क्या यही है क्या कम्युनिस्ट लॉजिक कि चाइना करे तो नीति और भारत करे तो अत्याचार? हाँ, ये तो है कि भारत में जो भी हो रहा है वो अत्याचार ही हो रहा है, और जो भी कम्युनिस्ट देशों में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनको भाई वही है ना कि मॉडल तो वहीं का फॉलो करना पड़ेगा, वहीं की बात तारीफ तो करनी पड़ेगी। एक और इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ब्लास्फेमी जब भी होती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। मैं आप लोग को आसान शब्दों में बता दूं जो लोग सुन रहे हैं, ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि किसी भी गॉड के बारे में कोई ऐसी बात बोलना या ऐसी आपत्तिजनक स्टेटमेंट लिखना या बोलना जिससे उस भगवान का, उस गॉड का अपमान हो, ठीक है। तो मैं संस्कृति को नहीं मानता, संस्कृति समय के साथ तो बदलती फिर है, आपके और आप भी बदल हिसाब चुके चॉइस है, एक सेकंड, अब आपके हिसाब से चॉइस है जी। जब इनसे एक बार पूछा गया कि भाई ये है ना, ये जो नारा लगता है कि सर तन से जुदा, इस पे आपका क्या कहना है? तो इनका मतलब इनका लॉजिक, मैं इतना हैरान हो गया, मुझे इतना शौक सा लग गया। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? इन्होंने बोला कि ये पहले ये देखना चाहिए कि ये किसने बोला, किस परिस्थिति में बोला और किस लॉजिक से या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। ये गलत नहीं है, हर जगह गलत नहीं है ये वाला ये डायलॉग। गलत नहीं है। हाँ, ये उन्होंने बोला ये गलत नहीं है, अच्छा। देखना चाहिए कि कौन कब किस मूड में बोल रहा है। ओके, मतलब सीधी सी बात ये है ना कि अगर कोई आर्टिस्ट बोले तो सटायर, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले तो ये कम्युनल हो गई, और वहीं अगर किसी का वायलेंस थ्रेट आ जाता है तो मतलब पहले कॉन्टेक्स्ट देखो, यही बात हुई ना। हाँ, मतलब वही कि जहाँ पे उनको सपोर्ट करना है हाँ, तो वहाँ पे तो वो बोल मतलब दे ये कॉन्टेक्स्ट कि देख लो। मतलब ये कि ये सीधे नहीं बोल पाते हैं कि मतलब जो वायलेंस वाली चीज़ है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उनके मुंह से नहीं निकलेगा। नहीं, वायलेंस गलत है।
अगर उनके फेवरेट लोग नहीं कर रहे वायलेंस तो ठीक है, अगर उनके फेवरेट लोग वायलेंस कर रहे हैं तो फिर उनको कॉन्टेक्स्ट मतलब देखना चाहिए, उनका कहना है। और ये लॉजिक है ना, ये लॉजिकल पर्सन है। मैं तो विवेक जी आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी गला काटने की धमकी मिलती है ना, तो वहाँ पे कास्ट, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। सीधे ये बोलना चाहिए कि वायलेंस इज़ रॉन्ग और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये आपको बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे आपका लॉजिक कहाँ चला जाता है? मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, सही है बिल्कुल, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके देश में सर काटने की बातें करी जा रही है और आप उसमें कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं अगर, तो मेरे हिसाब से आप सेकुलर तो बिल्कुल नहीं है, आप डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से डरे हुए हैं कि अगर मैंने इसका अपोज कर दिया तो मेरे को नुकसान हो सकता है। तो ये किसी भी नेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है मेरे। अच्छा, एक चीज़ पता मुझे इनकी और बहुत अजीब लगती है। इनके हिसाब से ये जो हिंदू और टेररिस्ट फंडामेंटलिज्म है, ये दोनों रूप से एक समान है। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या है? इसका मतलब इनका ये है कि मतलब जो लोग गौ को माता मानते हैं, गाय की सेवा करते हैं माता मान के, और जो लोग पशुओं की सेवा करते हैं वो, और जो टेररिस्ट हैं लोगों को मारते हैं, ये दोनों एक ही रूप से एक समान है। ऐसा हो सकता है क्या? उनका ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी धर्म को, रिलीजन को ना फॉलो करते हो, खाली कि उनको वैसे टारगेट तो वो हिंदुओं को बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनका कहना है कि अगर आप अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हो, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे चल रहे हो, तो आप सेम लेवल पे खतरनाक हो। भले ही ना एक आदमी आतंकवादी बन रहा हो और एक आदमी गौ सेवा कर रहा हो, तो वो टारगेट उसको नहीं करेंगे कि जो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो टारगेट कर देंगे कि जो दूसरे भी लोग हैं जो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना मान लो, तो भी वो बराबर ही कहलाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे मतलब लॉजिक तो छोड़ो, यहाँ पे समानता ही मुझे समझ में नहीं आई। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कम्युनिटी अपने उस पर्सन को सपोर्ट नहीं करेगी जो लोगों को मारने की बातें करे। मैं तो भैया विवेक जी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फंडामेंटलिज्म अलग चीज़ है और ऑर्गेनाइज्ड फंडेड जिहादिस्ट टेररिस्ट अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये चीज़ों को सेम मानते हो ना, तो मेरे ख्याल से तो ये एक प्रकार से शैलो सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है। तुम मानते हो ये चीज़? शैलो बिल्कुल 100% शैलो है, क्योंकि ये देखो ना कि जब भी ऐसा कुछ हुआ, मान लो कोई छोटी मोटी घटना हो गई या किसी ने किसी को पकड़ के पीट दिया, तो वहां पे वो तुरंत उस ग्रुप का धर्म देख लेते हैं कि अरे कुछ हिंदू लड़कों ने किसी को मार दिया, किसी को घेर लिया, और वो उसको एक्सट्रीमिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और अगर यही सेम चीज बड़े लेवल पे कहीं और से हो जाए, और अगर उनको लगता है कि यार उस कम्युनिटी को तो मेरे को सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो मतलब उनको उनके ही लोग अगर सपोर्ट ना भी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो उस कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, तो पता तुरंत वो क्या बोल देते हैं, ऐसे के पॉइंट पे कहते थे एक बार हिस्ट्री समझो, उसके पीछे कारण है। अच्छा, तो हिस्ट्री किसी की कैसी भी हो, ठीक है, हिस्ट्री कश्मीरी पंडितों की भी बहुत बुरी है, लेकिन उन्होंने पूरे देश में आतंक फैला के या लोगों को परेशान करके कब्जा करके कोशिश नहीं करी अपने आप को स्टैब्लिश करने की। उन्होंने एक एथिकल वे में अपने आप को स्टैब्लिश किया। ये आपको समझना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से सेकुलर नहीं है विवेक जी, ये एक सिमेट्रिकल कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, और उन्हें भी नहीं पता कि उनको क्यों करना पड़ रहा है ये सब, क्योंकि उनको ये रास्ता सही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी फेमस भी हो रहे हैं, हम खुद आज वीडियो भी बना रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स पे, तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि इस पे बोलो और फेमस रहो बस। अच्छा, इनकी एक खतरनाक और खोखली फिलॉसफी और है पता। इनका कहना है कि जो देशभक्ति के नाम पर घूमते हैं ना, वही असली देशद्रोही होते हैं। मैं हिंदू धर्मगुरुओं के खिलाफ अगर बोलता हूं तो मैं कोई इसलिए नहीं बोलता कि वो हिंदू धर्मगुरु है, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं जो अपने धर्म को छोड़ करके सिर्फ मोदी धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप तिरंगा लेके घूम रहे हो तो आप देशद्रोही हो। आप अगर आर्मी के साथ खड़े हो, उनका हौसला अफजाई कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो आर्मी को, देश की आर्मी को, तो आप देशद्रोही हैं। आप वंदे मातरम कह रहे हो तो कह देंगे आप आरएसएस का एजेंट हो। तो ऐसी ऐसी खोखली फिलॉसफी जब देखने को सुनने को मिलती है ना, तो मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों पर गुस्सा करें कि ऐसे लोग पर हंसे, क्योंकि अगर हंसेंगे, निगलेक्ट करो तो भी जहर के समान है देश के लिए, और क्रोध करो तो फिर बात ही अलग है। कुछ लोग कहते हैं क्रोध ऐसे लोग पे टाइम ही वेस्ट नहीं करो, तो आदमी करे तो करे क्या? ये किस तरह के, मतलब तुम्हें क्या लगता है किस तरह के ये प्रॉब्लम कह लो या पॉइजन कह लो देश के लिए, क्या चीज़ है? मतलब नेशन फर्स्ट की बात करने वाले इस देश के लिए वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, वो बुरे भी हैं। हाँ, उनको नेशन फर्स्ट की बात नहीं करना चाहिए। वो तो ये कह रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी, एक ही लीडर होगा, ग्लोबल रूल चलेंगे। आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद आपको लगता है नेशंस रहेंगे? तो आप क्या नेशंस होगा? में नहीं मानते? देयर विल बी अ ग्लोबल गवर्नमेंट, यूनाइटेड borders नेशंस खत्म खत्म हो रहा है, जाएंगे। बॉर्डरलेस दुनिया अभी होगी। मैंने आप कहाँ ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल में घुस रहे हैं। ग्लोबल बहुत पता नहीं होगा भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कभी हो भी पाएगा। कि बहुत आगे की बात करते हैं, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब क्या करोगे? जब होगा तब की बात करेंगे, तब उस बारे में बात करी जाएगी। पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है।
अभी जो हो रहा है उस पे आप सही तरीके से कड़ा विरोध क्यों नहीं कर पाते, और विरोध आप उन्हीं चीजों पे क्यों करते जो आपको गलत लगता है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर देश के लिए खड़ा होना कवर है तो फिर चाइना के लिए बोलना क्या है। मैं तो एक ही चीज़ कहूंगा इनको कि भैया पब्लिक सब समझती है, टीआरपी के चक्कर में ना पड़ो आप। मैं तो आपको यही कहूंगा। हाँ, टीआरपी तो टॉप, मतलब न्यूज़ चैनल्स की भी हाई जा रही है, इनकी भी हाई जा रही है। हाँ, वो तो वही है। इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और इनका कहना है कि ये जो बीजेपी बोलती रहती है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमें नौकरियां नहीं है, नहीं दिख रहा। कितने selected हमें भी? पढ़ाई महंगी है, नहीं दिख रहा। सुनिए, बता दें। जॉब सिक्योरिटी नहीं दिख रही, पेंशन खत्म हो गई, नहीं दिख रही, भूखे मर रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पे लग रहा है मुसलमान आ जाएगा तो हम मारे जाएंगे, एक सेकंड, हम खतरे में हो गए। मुझे बड़ी अच्छी आती इसलिए क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट उसी कलेश को फैला करके सत्ता में आई है। कलेश को मिला कर- कलेश को फैला करके कि हिंदू खतरे में है। अब इस पे थोड़ा चलो अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, ऐसे डायरेक्टली वैसे कहना कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, इस दोनों पे आपका एकदम से ये बोल देना कि ये सिर्फ किसी का वोट बैंक है, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे आप हर चीज़ में बोल देते हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ खतरे में है, माइनॉरिटीज़ बहुत परेशान है, तो वो भी किसी को नज़र नहीं आता। ठीक है, सब अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पे सब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही रह रहे हैं। तो क्या विवेक जी को क्या है ना, ये वाली कम्युनिटी पसंद नहीं कुछ खास, हिंदू कम्युनिटी तो बिल्कुल नहीं। जब भी उसका व्यक्ति कुछ बोलता है, किसी टॉपिक पे कोई डिस्कशन होता है, तो कह देते वो हेट स्पीच फैला रहे हैं। और जब भी कोई दूसरी कम्युनिटी का, कोई भी दूसरी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है, तो कहते हैं यार वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो खुद को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में रख के कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन, ठीक है, जो कि मतलब इस देश की हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, अगर 1990 कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे लाखों कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दिया गया कि तुम अपनी बनाई हुई संपत्ति को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, औरतों का रेप कर दिया जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें धमकी दी गई और मारा भी गया और बहुत अत्याचार भी किया गया। तो ये टारगेटेड वायलेंस नहीं हुआ। वहीं अगर इसका विरोध कर दे हिंदू, अगर अपने लिए आवाज़ उठा दे, तो फिर वो कम्युनल हो जाता है। ना, मतलब जेनोसाइड वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते हमारे यहाँ, जबकि हुआ तो वो भी लोगों को लगा कि अरे ऐसा बोल मत देना कि जेनोसाइड हुआ है, नहीं तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। बीजेपी को फ़ायदा हो चाहे ना हो, आप लोगों को ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से लोगों को कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके आप इतना भी इग्नोरेंट मत बन जाइए कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सपोर्ट तक नहीं कर सके। हाँ, सही बात है। देश की हिस्ट्री को इस तरीके से नकार देने से किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा हो जाएगा, आप सब बर्बाद कर देंगे ऐसी सोच के साथ। अच्छा भाई, अगर 2021 बंगाल में इलेक्शन के बाद की बात करें तो दर्जनों हिंदुओं के घर जला दिए गए, महिलाओं को पीटा गया, वहाँ के वर्कर्स जो थे उनको मारा गया, टारगेट करके मारा टारगेट करके मारा गया। तो ये सब इनके लिए नॉर्मल होगा? नहीं तो हाँ, तो उस बारे में बात नहीं करते ना, वो उसी वही ना कि जैसे आप हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आपको लगता है कि माइनर कम्युनिटी कुछ गलत कर रही है तो आप कहते हो तो हिस्ट्री देखो उनकी, और जब ऐसा कुछ होता है हिंदू कम्युनिटी के साथ, जब ऐसा होता है तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, वो दूसरा गिनाने लग जाते हैं। खैर, मैंने ये बहुत लोगों के माइंडसेट में देखा है कि जब भी उनको काउंटर करने के लिए कुछ पूछते हैं कि आप ये बताइए कि सही हुआ कि गलत हुआ, तो वो ये ना बोल के कि वो सही हुआ गलत हुआ, वो दूसरी चीज़ पे जंप कर जाते हैं कि ये गलत हुआ तो वो भी तो गलत हुआ। तो हम जब एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो पहले आप उसको तो क्लियर करो लोगों को कि ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप डिबेट में गए हो, आपसे यही तो बिल्कुल। पूछा जा रहा है। और क्या। एक और हिस्ट्री फैक्ट है, हिस्ट्री क्या, अभी तो हाल ही की बातें भी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आजकल और भी हो रहे हैं। तेलंगाना, राजस्थान ऐसे स्टेट्स में हिंदू टेम्पल्स पे हमला किया गया। वहाँ पे जब फेस्टिवल इवेंट्स हुए, लोग ना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं शांति के साथ, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब शांति से चल रहा है, मैनेजमेंट के अंडर में चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। उनके ऊपर पथराव कर देना, उन पे अटैक करना ताकि उनके फेस्टिवल्स अफेक्ट हो जाए इस चीज़ से। तो जब अगर आप इस टाइप की बात भी आज उनके सामने रखोगे तो पता वो क्या बोलने लग जाते हैं। जैसे उन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ऐसे मत बोलो ये हुआ है, मतलब जो हुआ है वो मत बोलो, चाहे वो टेम्पल की डेसिक्रेशन की बात हो, चाहे फेस्टिवल्स को डेसिक्रेशन की बात कर रहे हो, या कोई अटैक कर रहा हो, तो बोलते कि ऐसे मत बोलो, आप ऐसी बातें करके देश में नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैला रहे हैं। आप हाँ, मतलब नफरत फैल जाएगी अगर आपने ऐसी बात करी, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो बोलो मत, नहीं तो नफरत फैल जाएगी, लोग है ना एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे, तो ये ज़्यादा बुरा है। लेकिन कैसे आप इस चीज़ को रोकेंगे, क्यों ये हो रहा है, कौन ये कर रहा है, ये आप नहीं बोलना चाहते। देखो भाई, मैं तो सीधी सी एक बात कहूंगा कि इनको ये समझना होगा कि गलत को गलत बोलना होगा। जो गलत है तो गलत है, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे। कारण पता क्यों? क्योंकि इनको करना है वोट बैंक की राजनीति। हाँ, इनको हाँ। इनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। इन्हीं ने तो कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का पहला कदम है, समझे? तो हाँ, तो तुम ये सोचो कि अगर एक देश में सबके लिए एक समान कानून हो जाए तो
सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो मौलाना जो फतवा देते हैं, जी। जो 3 तलाक की बात करती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जी, बोर्ड, जी। जो कहती है महिलाएं अलग रहेंगी जी। आदमी से, मस्जिद में नहीं घुसने देगा, उस जी। पे आपकी क्यों मुंह में दही जम जाता है? इसलिए क्योंकि जिस नियत से आप डिस्कशन करते देखिए, हैं ना, नियत पे वो आता है। प्रोग्रेसिव नहीं है। कि जिस कम्युनिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऐसी बात बोल के अगर ये हो गया तो देश में सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। कैसे होगा कुछ थोड़ा डीप जाके बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए। वो नहीं होता, वो इंटेलेक्चुअल बातें तो करना ही नहीं है हमें, सिर्फ विरोध करो और हट जाओ। लॉजिक 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 वाले बाबा है ये। हाँ लॉजिक लॉजिक, लेकिन सिर्फ टाइटल वाला लॉजिक, सिर्फ हाँ। टाइटल दे दो किसी भी टॉपिक का, अंदर डिस्कशन रिसर्च उसके क्या पैरामीटर्स निकल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब बातें नहीं करना है। नहीं तो उसमें क्या है, बस अपना बोलो, बाकी सामने वाला डिकोड करता रहे, उलझा रहे, वो अपन को तो बोल के निकलना है, बस सीधी बात ये है ना। यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो नेहरू जी भी राष्ट्रवादी हो गए, और अगर नेहरू जी राष्ट्रवादी सोच के साथ चल रहे थे तो फिर आप उसका विरोध क्यों नहीं करते फिर? और ये देखिए, ये तो मतलब ये आप लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए। जो भी लोग आप लोग पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, यूसीसी का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक जैसा कानून हर कम्युनिटी के लिए, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी कम्युनिटी के हो, आपके लिए एक कानून आ जाएगा तो जो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो सबको एक जैसी सजा मिलेगी। यही तो सेकुलरिज्म भी होता है। और आप खुद देखो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब जगह पे यूसीसी ऑलरेडी है। कुछ कारण होगा ना कि उनके उनके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये कैसे गलत है कैसे सही है, ये आप थोड़ा इस पे खुद भी रिसर्च करके देखिए। ऐसे सबकी बातों में आ जाएंगे, विवेक जी की बातों में आ जाएंगे तो हो गया। यूसीसी को समझिए, सबको एक समान रखना देश की प्रगति का काम करता है। एक्चुअली क्या है पता, इनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हिंदुओं के लिए रिफॉर्म और बाकी लोगों के लिए रिलीजियस एग्जेम्पशन, समझे? इनको ये समझ में नहीं आती बात कि यूसीसी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, बल्कि ये जो डबल स्टैंडर्ड लॉज है ना, ये खत्म होते हैं। लेकिन इन लोगों को तकलीफ होगी ना, अगर इन लोग ये चीज समझा दे लोगों को या लोगों को समझ में आ जाए हाँ तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। सही बात है ना, अगर लोग समझ ही गए तो फिर हाँ। सपोर्ट कैसे करेंगे आपका? एक्चुअली पता, विमेन राइट्स पे लेक्चर देने वाले लोग यूसीसी का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता है वोट बैंक, समझ रहे हो? तो एक्चुअली ना कि इनके लिए ये मतलब होता है कि कॉमन सेंस, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट बैंक, ये चीज़ है। उनके पास मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन, उनके पास नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं रीजन यही है कि हाँ यही है, इसका सपोर्ट मत कर दो, नहीं तो लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। सेक्युलरिज्म में एक और बहुत अच्छा टॉपिक बहुत मैंने देखा आजकल उठा है, और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी ने भी इस बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अच्छा, मैं भारत माता की जय बोलने में विश्वास नहीं रखता। और ये आजकल बहुत टॉपिक उठा भी है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, मैं नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होना चाहता। मैं क्यों खड़ा हूँ? क्या इसी से मेरी देशभक्ति नजर आएगी? Just because we go to the cinema and before Gangs of Wasseypur we stand up for the national anthem, how does that become the criteria for having allegiance to the nation or being a patriot to the nation? आपको ये समझना होगा कि आप क्या बोल रहे हो। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में अपने नेशन के बारे में अच्छी चीज बोलने तक का विरोध कर रहे हो। एक नेशनल एंथम एक मेरी नज़र में एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को नेशन से जोड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि नेशन हम सबके दिमाग में है। नेशन कोई ऊपर से हमें कोई संदेश नहीं आया था कि ये आज से इंडिया है, ये आज से ये है। तो ये हमने बनाया ना, ये हमने क्रिएट किया कि हमारा नेशन ऐसा होगा, हमारी सोच ऐसी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी नेशन में जब नेशन की तारीफ करना, उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना, उसके नेशनल एंथम में खड़े होने पे डिबेट होने लग जाए, तो आप समझ लेना कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज होना शुरू हो चुका है, जो हमारे देश में हो रहा है। और आप नेशनल एंथम गाना, ये सब एक ऐसा एक इमोशनल थ्रेड है जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सेम प्रोसीजर से फॉलो करना जरूरी इसलिए भी है, तभी तो आप लोग इतने डाइवर्स कंट्री को कनेक्ट कर पाएंगे। आप उसी का जुड़े विरोध रहेंगे, करने लग मतलब गए। आपस हाँ, में जुड़े रहेंगे हाँ। धागे से। आप जुड़े रहेंगे, और कैसे जुड़ेंगे? आपके पास कोई तरीका फिर आप वो बताइए। तो आप जुड़ना भी नहीं चाहते, आप अगेंस्ट में भी बोलना चाहते हैं, आप एक अच्छी एक्टिविटी का भी विरोध कर रहे हैं, बुरी एक्टिविटीज पे आप कॉन्टेक्स्ट बीच में ले आते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता, इनकी मानसिकता ही मुझे समझ में नहीं आती है। खोज है वो, इसलिए नहीं समझ में आती। तो खोज घर पे करें, खोज ऐसे चिल्ला के खुद ही खोज है। चैनल में बोलते जा रहे हैं, बड़ा कुछ भी बोलते जा रहे हैं, फिर लोग उनको फॉलो करने वाले भी सोच रहे हैं कि हाँ कुछ तो सही बोल रहे होंगे, खुद का दिमाग कोई लगा ही नहीं रहा है यहाँ पे।
नहीं तो वो तो अब व्यक्ति को खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो भाई आप खुद ही चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, डिकोड करो, या फिर बिल्कुल अंधे होके अंधे लोगों को फॉलो करो। सीधी बात तो ये है। तो अगर आपको अंधे लोगों को फॉलो नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, तो आपको खुद के दिमाग के पट तो खोलने पड़ेगी, जो बात सीधी सीधी सी बात है। बात है। देखो भाई, ये जो तुमने नेशनल एंथम की बात कही, ये बिल्कुल सही कही, क्योंकि जैसे अमेरिका में होता है कि गॉड ब्लेस अमेरिका, ठीक है, फ्रांस में होता है विव ले फ्रांस। Vive la France। हर कंट्री का अपना एक पैट्रियोटिक चैंट होता है, और यही चीज तो होती है जो लोगों को आपस में जोड़े रखती है, सही बात। और साथ में लोगों को ये अंदर से एहसास दिलाती है कि सबसे पहले कंट्री और बाकी चीजें बाद में। तो ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि हम थोड़ा स्लो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे पेट्रियटिज्म को ऐसे नहीं देखा जाता कि अरे यार कैपिटलिज्म बहुत बढ़ रहा है, यहाँ तो बहुत इनोवेशन हो रहा है, यहाँ पे तो सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, पैसे नहीं कमाने देना है, लोग वहाँ पे अधूरे आइडियाज नहीं दे रहे डिबेट में, सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए वो कंट्री डेवलप कंट्रीज है। और क्या, यही चीज तो लोगों को अलग बनाती है। यहाँ पे विवेक जी कहते हैं कि वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना, ये एक इम्पोज्ड नेशनलिज्म है। मतलब अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये आप पे इम्पोज किया जा रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको एकता से भी दिक्कत है। मतलब अगर देश एकजुट होकर कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, उससे उसका मनोबल बढ़ रहा है, देश प्रेम बढ़ रहा है, तो उससे भी दिक्कत है इनको। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपकी आइडियोलॉजी है ना, वो नेशनलिज्म की है ही नहीं, आपको एलर्जी है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि भारत माता की जय बोलना एक सिंपल पावरफुल जेस्चर है नेशन के प्रति, रिस्पेक्ट देना, और यही चीज है जो लोगों को आपस में जोड़े रखती है, और साथ में आपके दिल में एक प्रेम बनाए रखती है अपने देश के प्रति। और ये कोई साधारण चीज नहीं है भारत माता की आर्मी जय। नहीं बोलती है, आर्मी बिल्कुल, भारत माता अरे की जय बोलती है। अगर आर्मी की आप बात करो तो वो कितनी भी विषम परिस्थिति से लड़ जाते हैं सिर्फ भारत माता की जय का स्लोगन बोल के। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। सही बात। ये है कि जो समझे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको समझ ही नहीं आए तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। शब्द मैटर करते हैं, लोगों के अंदर मोटिवेशन भी शब्दों से ही आता है। ये कोई इंजेक्शन जैसी चीज तो है नहीं कि आपने इंजेक्शन लगा दिया और इंसान मोटिवेट हो गया। आपके शब्द आपको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हाँ, अगर एक सोल्जर, उसको पता है सामने से गोलियां चल रही हैं, लेकिन उसके मन में चल रहा है वंदे मातरम, भारत माता की जय, मैं इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कि ये भाव जो है ना, ये इन्हीं स्लोगन से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। इन्हीं स्लोगन का यूज करके आप अपनी कंट्री के लिए, अपने फ्लैग के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हो। ये सब बेकार है आपकी नज़र में। एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करना गुनाह नहीं है, हमें उनसे बात करना चाहिए, ये एक ज़रूरत है। और क्या जब हम बात करेंगे तो शायद ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने नेबर के साथ बना के रखना चाहिए, हमें अपने नेबर के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूँ विवेक जी कि 2008 में मुंबई में अटैक हुआ, 2016 में उरी अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, और अभी हाल ही में हमने पहलगाम अटैक देखा। इन सब के बाद ना बात करने की गुंजाइश बचती नहीं है। ये ऐसे लोगों से बात नहीं करी जाती, ऐसा बोलना चाहिए कि इन लोगों ने गुनाह किया है। भाई इनके लॉजिक तो सेम वैसे ही हो गए जिस तरह से तुम बता रहे हो ना, कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उससे भी तुम अच्छे से बात करो, कि शायद ये किसी दिन इसका दिल बदल जाए, ये धर्मात्मा बन जाए, है ना। एक चीज देखा होगा तुमने, जितने भी लोग कॉमन ऑडियंस में हमेशा कूल बनने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं से नो टू वॉर, तो कहते तो सही चीज है, लेकिन गलत जगह कहते हैं। इनको ये चीज़ यहाँ नहीं कहनी चाहिए, इनको ये चीज़ पाकिस्तान में जाके कहनी चाहिए कि उन्हें वॉर नहीं करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, हर बार जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, ये उन्हें वहाँ जाके कहना चाहिए। यहाँ पे सीख नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे मत सिखाओ। हाँ। भारत शुरू से विश्व गुरु सही रहा बात है, है। यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों को। नहीं, और जैसे किसी ने आप पे हमला किया, आप अपने घर में शांति से बैठे थे, आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, एक अनैतिक तरीके से हमला कर दिया, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब किसी ने से नो टू वॉर के पोस्ट नहीं डाले, और जैसे ही उस चीज़ को रिटेलिएट किया, उसके ऊपर जवाब दिया, तो लोग यहाँ के ही लोग चिल्लाने लगे से नो टू वॉर। जितने भी लोग ये फेक कूल बनने के चक्कर में डायलॉग्स मारते हैं से नो टू वॉर, ये सब नहीं होना चाहिए, उनकी कंट्री के लोग और हमारी कंट्री के लोग तो वॉर चाहते ही नहीं है, मैं उनको आप लोग को बहुत क्लियर शब्दों में एक चीज़ बोल दूँ कि देश की पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी से नहीं चलती, क्लियर पॉलिसी से चलती है। ये डिप्लोमेटिक होने का टाइम नहीं होता है इसी टाइम पे। जब देश पे किसी ने कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करी हो, देश के आंसू निकल रहे हो, उस टाइम पे पीस टॉक की बात नहीं करी जाती। उस टाइम पे ये सोचा जाता है कि इस चीज़ को रोका कैसे जाए और सामने वालों को जवाब कैसे दिया जाए। ये से नो टू वॉर और इस टाइप की बात करने से एक ही चीज़ समझ में आती है, या तो आप एक नंबर के गधे हैं, या तो फिर आप पॉलिटिकल पे आते हैं कि जो आपको बोला जा रहा है आपसे वो बोल रहे हैं। भाइयों, मैं तो सीधी एक बात आप लोग को समझा दूं कि विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों की प्रॉब्लम सरकार से नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम है देश की कोर वैल्यूज से। इनके लिए नेशनलिज्म टॉक्सिक है, सोल्जर्स टूल्स है, और ये जो टेररिस्ट है ना, ये मिसगाइडेड यूथ है।
तो और इन लोगों की सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार देश का विरोध करना और फिर उसको भी नाम दे देना सोचने की आज़ादी। तो इनकी बातों में ज़्यादा मत जाया करिए, सीरियस मत लिया करिए। हाँ, आपको एंटरटेनमेंट लेना हो तो बिल्कुल आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, लेकिन उसको सिर्फ मज़े के पर्पज़ से ले, उसको अपने दिमाग में हावी ना होने दें, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सबके लिए। देखो सीधी सी बात है, इनके नैरेटिव लाउड हो सकते हैं लेकिन सच ज़्यादा पावरफुल होता है, और सच तो यही है कि देश हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इन लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए ये बोला भी जाता है कि भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता की जय हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और जितने भी लोगों को लगता है कि देश के खिलाफ बोलना इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जितने भी लोगों को जहाँ लगता है कि हम सही हैं या विवेक जी सही हैं, वो कमेंट करके बताइए, आपसे वहाँ पे अच्छे से बहस करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।